अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कल का दिन कौमी असम्बली के लिहाज से बड़ा अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से आखिरी, या यह कहना चाहिए कि ताबूत में आखिरी कील के तौर के ऊपर यकीनन वो बिल पेश करके उसे मंजूर करने की कोशिश की जाएगी, जो कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट कहा जा रहा है। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाली मखसूस नशिस्तों का रास्ता रोका जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो बज़ाहिर तो हुकूमत के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर हुकूमत और अदलिया एक दूसरे के मुखालिफ खड़े नजर आएंगे, क्योंकि 8-5 की अक्सरियत से जो फैसला आया था उसके ऊपर खुलकर तनकीद तो ये हुकूमत कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अदालती फैसले की पोजीशन क्या रह जाएगी, ये भी बड़ा अहम होगा। और दूसरी बात ये कि हुकूमत अगर ऐसा कर लेती है तो अपने आप को अदालतों से ज़्यादा सुप्रीम साबित करने की कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि अपोजिशन और इत्तेहादी जमातें जो कि हुकूमत के साथ खड़ी हैं, उन दोनों की तरफ से क्या रवैया कल अपनाया जाता है। लेकिन ये ज़रूर वाज़ेह है कि इससे सियासी तनाव में मज़ीद इजाफा होगा। क्या कुछ मुमकिनात में हो सकता है और हुकूमत और अपोजिशन के पास चॉइसेस क्या होंगी अगर ये बिल बन जाता है, कानून की सूरत में नाफिज हो जाता है। इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सरबरा पिलडाट अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, आपसे वक्तन फ़वक्तन हम बात तो करते हैं कि पार्लियामेंट की मुमकिना सिचुएशन में तब्दीली क्या आएगी, लेकिन अब सर ये जो बिल का पूरा फेज़ एक बना और उसके बाद जिस तरह ये बिल लाया गया है, इस पर तनकीद भी हुई, लेकिन कायमा कमेटियों से भी गुजर आया है, अब इसको हतमी तौर पर मंजूर करने जा रही है कौमी असम्बली। आपके ख्याल में एक तो ये फैसला क्या दुरुस्त है ये सब करना, और दूसरा आपके ख्याल में क्या आईनी तौर पर ये अगर अप्लाई हो भी जाता है तो क्या इसको रोल बैक किया जा सकेगा कभी आगे चलकर? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के अंदर ये समाअत हो रही थी इस केस की, रिजर्व्ड सीट्स की, उस वक्त हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट पे भी जजों के दरमियान एक तकसीम है। और कुछ जजेस तो ये कह रहे थे कि हमें कंप्लीट जस्टिस करना चाहिए और टेक्निकलिटीज़ में नहीं उलझना चाहिए, कानून के अल्फाज में नहीं जाना चाहिए, उसकी स्पिरिट में जाना चाहिए। और कुछ लोगों का इसरार था, जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी शामिल थे, कि वो कहते थे कि नहीं, हमें कानून के अंदर रह के काम करना चाहिए, उसके अल्फाज के मुताबिक। बिलाखिर जब उसका फैसला आया तो वो 8 जज इस बात से मुत्तफिक हुए कि वो कानून की स्पिरिट के मुताबिक फैसला करेंगे और अल्फाज में नहीं उलझेंगे। और मैं भी ज़ाती तौर पे उन लोगों में शामिल था जो ये समझते हैं कि ये फैसला करते वक्त कानून की स्पिरिट के मुताबिक इसका फैसला करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि वो लोग जो जिन्होंने इलेक्शन लड़ा बतौर इंडिपेंडेंट के मजबूरी में, वो पीटीआई के लोग थे, उनके नाम उनकी वेबसाइट में मौजूद थे। तो अब उन्हीं को पीटीआई के लोग करार दे के उनको जो सीटें हैं रिजर्व उसके हिसाब से दे देना, यही इंसाफ का तकाजा था। लेकिन बहरहाल एक स्ट्रॉन्ग लॉबी मौजूद है जो पूरी दयानतदारी से समझती है कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कानून को के अल्फाज को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। आइन में भी लिखा हुआ है और कानून में भी लिखी हुई चीज़ें हैं, वो नज़रअंदाज हुई हैं, जो आप जिसकी रिप्रेजेंटेशन ये 2 जजों का जो इख्तलाफी नोट कल तफसीली तौर पे सामने आया है, उसके अंदर लिखा हुआ है। 3 तारीख को उन्होंने जो नोट रिलीज़ किया है, तमाम आर्ग्यूमेंट्स उसमें हैं। तो ये जो बिल है जो इस वक्त जारी किया गया है, ये बिल दर हकीकत उस कानून के अल्फाज की हुर्मत पे यकीन करने वाले लोगों का एक कोशिश है कि अल्फाज के ऊपर फिर वापस फैसला किया जाए। क्योंकि अगर कानून में लिखा हुआ है और आइन में लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर फैसला करना है लेजिस्लेटर को, तो आप बाद में उसको बढ़ा के वो मुद्दत ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो 2 जजों का फैसला आने के बाद इस पे मजीद इसके हामियों में इजाफा हो गया है। तो ये बिल कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, जिस पे आप अभी रिव्यू पिटीशन पे नहीं आ सकती क्योंकि छुट्टियों के बाद आएगी, तो उसको फिलहाल उसका तदारक करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एक कोशिश है जो मैं समझता हूँ कि एक स्मार्ट कोशिश है। इसका इसका नतीजा बिल हतमी क्या होगा वो तो बाद में बताया जाएगा। अहमद बिलाल साहब, माजरत मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर आपने भी खुद जैसे हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशंस की सूरत में गई हुई है हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमात भी। सर, फिर इस बिल की ज़रूरत क्यों पेश आई, और अगर ये बिल लाना था तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए रिव्यू पिटिशन लेके? तो आपके ख्याल में बेहतर नहीं था कि अगर कोर्ट से फैसला आया है तो कोर्ट में ही जाया जाता उसके रिव्यू के लिए? वो कोर्ट में ही गए ना, लेकिन ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक शॉर्ट ऑर्डर देने के बाद वो छुट्टियों पर चली गई।
असूल का तकाजा ये था कि जितना अहम ये केस था, उसके लिए वो छुट्टियों में जाने से पहले इसका तफसीली फैसला जारी करते और बेहतर होता कि रिव्यू पिटिशन को भी सुन के उसके ऊपर एक क्लोजर आ जाता, खत्म हो जाता। फिर तो ये गिला बजा था कि भाई आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते। अब कोर्ट ने एक टाइम टेबल भी दे दिया हुआ है कि 15 दिन में ये होगा, 7 दिन में ये होगा, अगले 15 दिन में ये होगा। तो यूं अब उसके बाद अगर 2 महीने बाद ये रिव्यू पिटिशन सुनी भी जाएगी तो वो बुनियादी तौर पे उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके मुताबिक टाइम टेबल के मुताबिक चीजें हो चुकी हुई हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में बामरे मजबूरी वो लोग लेजिस्लेचर के फोरम पे गए हैं। लेकिन दिलचस्प बात है, ये बहुत अहम बात है नोट करने की, कि वो जो बिल है उसमें कानून में कोई तरमीम नहीं हो रही। वो सारा बिल ही इस बात में है कि वो जो है इस वक्त एग्जिस्टिंग कवानीन है उनकी तरफ तवज्जो दिला रहा है कि ये कानून है और इस कानून के ऊपर अमल होगा, बावजूद इसके कि अदालत ने कोई फैसला दे रखा हो। तो ये बात तो सही है कि कवानीन जो होते हैं अदालत को उसके मुताबिक फैसला देना होता है, ना कि कवानीन को अदालत का फॉलो करना होता है। नहीं, लेकिन अहमद बिलाल साहब, सर अगर आप भी जैसे अब इस बिल का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या सर वो उसमें फिर ये सिर्फ वजाहत की गई है कि इन इन कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, इसलिए पीटीआई या ऐसी कोई जमात जो है उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। तो सर आपके ख्याल में ये अदलिया को नहीं पता होगा कि ये भी कानून में लिखा है? जी, अदलिया को भी पता होगा यकीनन। और ये 8 जो जजेस हैं जी। वो इस नुक्ता नज़र से मुत्तफिक नहीं थे जो अब इस बिल के ज़रिए से पेश किया जा रहा है। मैं भी उससे मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि जब कानून में कुछ चीज़ लिखी हुई है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं तो कानून में जो लिखा है वो लिखा रहे, लेकिन मैं तो इसकी स्पिरिट पे जाके फैसला करूंगा। मैं तो ये कह सकता हूँ और मुझे यही कहना चाहिए, लेकिन अदालत जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो कानून के अल्फाज को कंसीडर करके फैसला करे, वो कैसे तय कर सकती है कि 3 दिन जो लिखा हुआ है आइन में, मैं 3 दिन की बजाय मैं उसको 33 दिन कर दूंगा, या मैं उसको 40 दिन में कहूंगा और नया एक टाइम टेबल जारी कर दूंगा। ये भी एक ऐसी बात है, और ये सारी बातें मेरे ख्याल में रिव्यू पिटिशन में तय हो जाती हैं अगर वो बर वक्त कर लेते। लेकिन अब जब भी होगा तो फिर ये मामला भी उठेगा और ये बिल भी उनके सामने आएगा, और ऐन मुमकिन है कि इस बिल को वो कहें कि इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है, लेकिन मुश्किल होगा क्योंकि ये बिल आइन से मुतसादिम नहीं है। मैं इसी हवाले से आपसे सर एक ज़िमनी सवाल करना चाह रही हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर ये बिल पास हो जाता है, कानून भी बन जाता है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत होती है, रिव्यू में जाते हैं, यही पूरा बेंच बैठता है, तो क्या आपके ख्याल में वो बिल को सुपरसीड कर लेंगे, रिवर्स कर देंगे, खात्मा कर देंगे? माजी में भी तो अदालती मिसालें मिलती हैं ना, जिसमें कई कवानीन को उड़ा के रख दिया था सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट्स ने। जी, ऐसा हो सकता है, इस बात का इम्कान मौजूद है। लेकिन मैं जो इस बिल को पढ़ता हूँ तो मैं उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं पाता जो आइन से मुतसादिम हो। देखिए, कोर्ट जब उसके पास स्क्रूटनी का इख्तियार है, जुडिशल स्क्रूटनी ऑफ लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, उनको इख्तियार है, लेकिन उसमें बुनियादी चीज़ें होती हैं कि ये जो कानून पास किया गया है ये आइन से मुतसादिम तो नहीं है, कोई बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा। तो बज़ाहिर तो एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया जा सकता है कि साहब ये पीटीआई ने जो नशिस्तें उसको मिलनी थी, ये भी तो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी अगर आप उसे नहीं दे रहे। तो ये व्यू अगर अदालत लेती है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन अदालत दोनों व्यूज़ ले सकती है कि वो इसको इस बुनियाद पे अनलॉफुल करार दे दे और कहे आइन से मुतसादिम है, बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है, लिहाजा ये कानून सही नहीं है। यानी ये समझा जा सकता है कि अगर बिल बन भी जाए तब भी पीटीआई का रास्ता मुकम्मल तौर पर रोकना बज़ाहिर मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बिल को ख़त्म कर दे। ये भी आप कह रहे हैं कि ये ऑप्शन भी मौजूद है? ये मौजूद है, ये रूल आउट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये एंड ऑफ द रोड नहीं है। इसके बाद जो मरहले हैं रिव्यू पिटिशन वाले और इस कानून के जुडिशल स्क्रूटनी वाले, वो भी बाद में आएंगे और वो मुतय्यन करेंगे कि आखिरी फैसला क्या होता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसके नतीजे में जुडिशरी और पार्लियामेंट के दरमियान वही सूरत पैदा हो जाए जो इससे पहले इलेक्शन की डेट के बारे में हो चुकी थी। तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा कि अदालत का एक फैसला है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा।
ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब सर आपके कीमती वक्त के लिए। सरबरा पिल्डा मौजूद थे। इंतहाई अहम मसला जो कि दरपेश है इस वक्त हुकूमत को कि आया बिल की सूरत में मखसूस नशिस्तों का हुसूल कैसे मुमकिन बनाया जाए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो हर बात पे अदालतों का दरवाज़ा खटखटाती है। अब देखना ही होगा कि आया इस बिल को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद जहाँ हुकूमत की इत्तेहादी जमातें इस बिल को सपोर्ट कर रही हैं, वहीं अपोजिशन क्या एक पेज पर मौजूद है या फिर नहीं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है कौमी असम्बली के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी की ऑप्शंस कल नज़र आ रही हैं। किस हद तक इम्कान है और क्या हुकूमत इस पूरे काम में कामयाब भी हो सकेगी या फिर नहीं, कल एक बड़ा इम्तहान होगा। क्योंकि अपोजिशन ने जब ये बिल पेश हुआ उस वक्त तो शायद उतना भरपूर परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कल के हवाले से कहा जा रहा है कि बड़ी तगड़ी तैयारी है और ये कोशिश की जाएगी कि हुकूमत को इतनी आसानी से ये बिल पास ना करने दिया जाए। कायमा कमेटी की बात तक भी अगर देखा जाए तो अपोजिशन उसमें भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन अभी तक ये सूरत हाल वाजे नहीं हो रहा है कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो वाकई इस बिल के हवाले से भी इत्तेहादी ही हैं, और अपोजिशन के जो इत्तेहादी हैं वो भी क्या अपोजिशन के हवाले से इत्तेहादी ही हैं, क्योंकि हर जमात का अपना अलग मौक़िफ़ सामने आ रहा है। अब देखना ही होगा कि कल की सूरत हाल में कौन किसके कैंप में खड़ा होता है। इसी पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि पहले तो ये जो इलेक्शन एक्ट का तरमीमी बिल है, दूसरी मरतबा अमेंडमेंट हुई है, एक तो ये कि आपके ख्याल में बुनियादी तो वजह इसकी ये थी कि रास्ता PTI की मखसूस नशिस्तों का रोका गया, फिर उसमें सर आपकी जमात का भी एक अलग मौक़िफ़ नज़र आया, क्योंकि लोगों ने कहा कि क्योंकि इसमें शायद JUIFA को भी किसी हद तक फ़ायदा पहुँच सकता है, इसलिए शायद वो हुकूमत की सपोर्ट में है। एक तो ये थोड़ी वजाहत कीजिएगा। दूसरा ये कि क्या आपकी जमात की अब भी राय यही है कि वो इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे? देखिए मौलाना यहाँ पे नहीं थे और कल आए हैं और आधे साल कश्मीर चले गए हैं जी। होता ये है कि जिस वक्त कोई इस तरह की डिस्प्यूटेड कोई लेजिस्लेशन आती है तो मौलाना साहब मुझे बुलवा लेते हैं और फिर हम आपस में मशवरा कर लेते हैं पार्टी के सामने। तो वो उम्र की वजह से जो है वो ये शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन आया है। शायदा बहन जो है वो हमारी तरफ से थी, शायद उन्होंने अब्सटेन किया है और इस पे वोट नहीं किया। हालांकि मेरा अपनी राय, जाती राय में मुझे नहीं पता कि अल्टीमेटली राय जमात की क्या बनेगी, मगर जाती राय में मैं जो है ना वो इसका मुखालिफ हूँ कि इस तरह से जो है ना कोर्ट ऑर्डर्स को नहीं रोका जा सकता। अगर कहीं रोकने की जरूरत आ भी जाए, फर्ज कर लीजिए, तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होती है। ये जो कुछ किया जा रहा है गवर्नमेंट के पार्ट पे गलत किया जा रहा है और इसको अपोज करना चाहिए। ये इस पहलू के बावजूद कि मैं जो है उस जजमेंट को भी सपोर्ट नहीं करता जो सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो ये जो है ना, मगर जो गवर्नमेंट कर रही है वो भी गलत है, और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट से जो एक नई तारीख की गई है, डेवलप हुआ है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। मुझे वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ठीक। अच्छा, लेकिन सर ये बताइएगा कि अब अगर बज़ाहिर देखा जाए, या अगर आपकी बात दुरुस्त है कि एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनिशिएट हुई चीज़ और फिर उसके बाद रिएक्शन में हुकूमत भी कर रही है, लेकिन सर अब इस पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये जो अदालती फ़ैसला है ये आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया है, 15 दिन में तफसीली फ़ैसला आ जाना चाहिए था, आपके ख्याल में इस फैसले के ख़िलाफ़ ही कोर्ट में ही चली जाती है अगर हुकूमत, वो ये बिल पेश करके तरामीम क्यों करना चाहते हैं? वो फैसले के खिलाफ भी तो जा सकते थे ना, और ऑलरेडी दरखास्त तो दायर कर चुके हैं। देखिए हमारे प्यारे मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ पे अदारे भी लड़ रहे हैं, अदारों के अंदर भी लड़ाई है और अदारे आपस में भी लड़ रहे हैं। और ये पहली दफा नहीं है कि जुडिशरी वर्सेस पार्लियामान या बाकी अदारे वर्सेस जुडिशरी या अदारे वर्सेस कोई भी किसी तरह के भी अदारे लगा लीजिए जिनको आप रियासती अदारे कहते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं। और अदारों के अंदर जो लड़ाई है, जो अपने अपने मामला जो है ना, वो अगर आप इस बात को अगर कहीं पे टीवी की बजाय कहीं और डिबेट करें तो शायद जो है ना इसका कोई अच्छा जो है ना वो तासुर नहीं जाएगा किसी के सामने भी बात करें। तो ये जो कुछ भी हुआ है पहले वहां से हुआ है, अपना PTI के साथ जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। तो PTI ने जितनी गलतियां की हैं उसका बेनिफिट जो है सुप्रीम कोर्ट ने आके उनको दिया है। गलतियां उनकी थी, थे भी नहीं कोर्ट के सामने, बेनिफिट उनको दिया है। रीजन जो है उसके ऊपर आम लोग जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। ये बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है लोगों ने स्पेयर कर दिया हुआ है, उसकी रीजंस को डिस्कस किया जाता है और वो भी बहुत खौफनाक और खतरनाक हैं उनकी इज्जत के हवाले से। फिर जो हुकूमत जो उनके साथ कर रही है
उसको पहले तो ये कि हुकूमत ने रिव्यू डाला, रिव्यू जो है वो उसको दो एक तनासब से जो है उसको नाखुश कर दिया, तो वो भी गलत था। उसके बाद जो हुकूमत की है वो भी गलत है। अच्छा हम कामरान साहब, सारे सर मिलजुल सर के सर एक कथा कलामी की माजरत, लेकिन मुझे एक सवाल की इजाज़त दें। ये बताएं कि वजह क्या है आपके ख्याल में कि जो हुकूमत की इत्तेहादी हैं वो भी भारी दिल के साथ ये कह रहे हैं कि हम इस वोटिंग में हिस्सा लेंगे और इस बिल को सपोर्ट करेंगे। सर अब पीपल्स पार्टी अगर ये कह रही है कि अगर हुकूमत को महसूस होता है कि उन्हें ख़तरा है तो उनको दूसरे इलेक्शन में चले जाना चाहिए, आपके ख्याल में अगर इतने क्लोज इत्तेहादी भी हुकूमत को अगले इलेक्शन का मशवरा दे रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि ये हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है? देखिए ना, वो इत्तेहादियों ने मलाई तो खा ली है ना, मलाई ले ली है उनसे, और अब उसके बाद हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। वैसे इलेक्शन है तो कोई फर्क नहीं। बेहतर ये है मुल्क और कौमें जो है ना इसी तरह से आगे बढ़ती हैं। इलेक्शन में जाना चाहिए जहाँ इतना बड़ा डिस्प्यूट आ गया है या इस तरह के क्राइसिस आ गए हैं, तो कौम के पास जाने का। जब आप फायर वॉल पे 40 अरब रुपए जाया कर सकते हैं तो इलेक्शन पे भी 70 अरब रुपए लगा दीजिए। वैसे तो 70 अरब रुपए हमने जाया किया है। बिल्कुल सही। अच्छा आखिरी सवाल सर, ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्या ये अदालत और पार्लियामेंट एक दूसरे के आमने सामने नहीं खड़े हो जाएंगे मुकाबले में? क्योंकि बज़ाहिर तो अब ये मसला जमातों से निकल के इदारों के बीच में चला जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि अगर ये कदम उठाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट से रिएक्शन तो आएगा? देखिए, हम इतने बदकिस्मत लोग हैं कि हमने फैसल वाडा वाले मामले में जो उसने स्पीच की थी, हमने उसके ऊपर सेनेट का इजलास बुलवा लिया था और उसमें बैठ के जो ना वो एक दूसरे दस्तूरी इदारे के ऊपर जो है ना फायर पे रख लिया था। तो हम इस तरह के लोग, हम ये हमारी अक्ल का 76 साल हमें पैदा हुए हो गए और 76 साल के बाद हमारी अक्ल का जो है स्टैंडर्ड ये है। तो ये इसको सिर्फ बदकिस्मती कहा जा सकता है। हमारे साथ आज़ाद होने वाले दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें बन गए हैं, माली मईशत के हवाले से या बाकी हवालों से भी। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। सर आपके कीमती यकीनन कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अब देखना ही होगा कि हुकूमत किस हद तक कामयाब होती है ऐसे बिल को लाने में, जिसके बाद मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। एक मुख्तसर वक्फा और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक ही, जहाँ 9 मई का जिक्र आता है वहाँ पाक फ़ौज की तरफ से बड़ा क्लियर बयान आज भी दिया गया है DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग में कि जो 9 मई से मुताल्लिक फ़ौज का मौक़िफ़ है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। अब देखना ही होगा कि अगर एक जगह इतना रिजिड स्टांस इख्तियार किया जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहैसियत सियासी जमात कितनी गुंजाइश रह जाती है। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां पाकिस्तान की सियासत में आने वाले मुमकिन भूचालों का जिक्र करते हैं, वहीं हमें ये भी गौर करना चाहिए कि पड़ोसी ममालिक में हालात क्या हैं, या कम अज़ कम वो ममालिक जिनके हवाले से खबरें आती रही हैं और पाकिस्तान के हवाले से तनकीदी लिहाज से बयानात का सिलसिला भी जारी रहा है। बांग्लादेश भी ऐसा ही एक मुल्क है जहाँ पिछले एक माह से मुजाहरे तो किए जा रहे थे, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा था कि हुकूमत ने अपना पैर दबाव की सूरत में आवाम की गर्दन पर रखा हुआ है, लेकिन बिलाखिर इसका अख्ताम तो होना ही था। और हमने आज देखा कि जो बांग्लादेश है वहाँ पर उस हुकूमत का खात्मा हो गया जब शेख हसीना वाजिद साहिबा को एक अल्टीमेटम दिया गया वहाँ की फ़ौज की तरफ से कि आपने इतने टाइम के अंदर मुल्क भी छोड़ना है और अपना ओहदा भी छोड़ना है। और उसके बाद विद इन आवर हमने देखा कि हसीना वाजिद साहिबा को इस्तीफ़ा देकर अपना ओहदा छोड़कर भारत रुखसत होना पड़ा और उसके बाद उनके बेटे की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये कोई और चॉइस उनकी हुकूमत के पास नहीं थी। माजी में भी जो कोटा सिस्टम नाफिज करने की उनकी हुकूमत ने कोशिश की थी उसका भी खुमियाजा उनको भुगतना पड़ा और इस मरतबा भी जब उनकी तरफ से ये कोशिश की गई है तो उसके असरात तकरीबन वही साबित हुए हैं। लेकिन क्या वाकई हमारे एशियाई ममालिक इस वक्त इस चीज़ की मुतहम्मिल हो सकते हैं कि उनमें मार्शल लॉ नाफिज किया जा सके, और ख़ास तौर पर कितनी संगीन गलतियाँ उस हुकूमत ने की थी? इसके ऊपर प्रोग्राम के सेगमेंट में बात करेंगे और इससे बात करने के लिए सीनियर जाहिद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि तकरीबन एक महीने से ये तमाम मुजाहिरे जो बांग्लादेश में हो रहे थे, बात तो इस पर की जा रही थी लेकिन बज़ाहिर लग रहा था कि हुकूमत उन मुजाहिरों को कंट्रोल कर लेगी। आपके ख्याल में आखिर गलती हुकूमत से कहाँ हुई कि उनको हुकूमत से हाथ धोना पड़ा? देखिए, मसला ठीक है, हमें नज़र आ रहा है कि पिछले एक महीने से जो शिद्दत आई थी वो एक लिहाज से एक इशू मिल गया था जिसमें जो एक पेंट अप एक एंगर था हुकूमत के खिलाफ वो उभर के आया। वो तो जिसको कहते हैं ना कि जिसको एक हद तक आग लगाने के लिए एक दियासलाई की ज़रूरत थी, वो जो है उस कोटा सिस्टम की वजह से हुआ था। लेकिन असल मसला जो बांग्लादेश में जो वाक़यात हुए
देखिए, पिछले तकरीबन इनकी हुकूमत हसीना वाजिद की तकरीबन 16 साल से लगातार हुकूमत रही है। और पिछले 2 इलेक्शन जिनके बारे में खुद इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ममालिक हैं, वो इस बात को कहते थे कि ये दोनों इलेक्शन जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा मुतनाज़ थे, क्योंकि उसमें जो है अपोज़िशन को बिल्कुल हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी और या तो बायकॉट किया था। और इसी तरह से जो पिछले अभी इलेक्शन हुए थे जो हालिया, जिसमें उन्होंने चौथी दफ़ा जो इक़्तिदार संभाला था, तो एक लिहाज से एक जो गुस्सा था, गम-ओ-गुस्सा था लोगों का, वो बढ़ता जा रहा था। उसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल जो बांग्लादेश में बढ़ के आए थे। देखिए, ठीक है, बांग्लादेश में एक लिहाज से कहा जा सकता है कि माशी तौर पे काफ़ी तरक्की की है, बहुत सारी चीज़ें भी। लेकिन पिछले दिनों एक बहुत बड़ा मसला ये आया था कि एक बहुत बड़ी नौजवानों की एक तादाद है बांग्लादेश में, और वो उनमें अनरेस्ट बढ़ती जा रही थी, और उसमें ख़ास तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत था, और एक हद तक जो है वहाँ पे इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक बढ़ गया था, 10% तक पहुँच चुका था। तो ये तमाम अवामिल थे जिसमें एक अवाम में गम गुस्सा था, और इसके बाद आपको याद होगा कि एक अथॉरिटेरियन रिजीम पूरी बनी हुई थी इसकी हसीना वाजिद की। बहुत से लोगों को फांसियाँ दी गई थी, वहाँ पे प्रेस की आज़ादी ख़त्म कर दी गई थी, और जो देखा जाए तो ऐसा मालूम होता था कि वन पार्टी सिस्टम है। और ये फिर जो इस कोटे का जो मामला था, उसकी भी एक थोड़ी तारीख थी। एक इससे पहले भी कोशिश की गई थी कि नाफिज करे पिछले चंद साल पहले, लेकिन वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको हंगामों के बाद जो है उसको वापस ले लिया था हुकूमत ने। फिर इस दफ़ा हाई कोर्ट ने उस चीज़ को बहाल कर दिया था, और फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर बिल्कुल आखिर में जब वहाँ पे राइट्स बढ़े, वहाँ पे वायलेंस हुआ, तो उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया था। लेकिन असल मसला जो था उसके पीछे जो था वो यही था कि वन पार्टी रूल के तहत तमाम उन जॉब्स जो थी या तमाम जो एम्प्लॉयमेंट थी गवर्नमेंट की, वो एक खास पार्टी के यानी अवामी लीग के जो है उनको दी जाए। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है वो एक लिहाज से देखा जाए तो एक लॉजिकल रिजल्ट बन के आती है, क्योंकि जो हालात काबू से बाहर हो चुके थे, और मेरे ख्याल मिलिट्री के इंटरवेंशन से एक हद तक जो है कुछ मैं नहीं कहता हूँ कि नॉर्मेलिटी आएगी, बल्कि एक हद तक जो है उसको शायद जो गम गुस्सा था लोगों का थोड़ी देर के लिए कम से कम ठंडा होगा। अब ये देखना पड़ेगा कि ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है। क्या मैं जाहिद साहब इसी पे ज़रा सा आपसे एक और सवाल करना चाह रही हूँ। मुझे ये बताएं कि अब जो फ़ौज ने वहाँ इंटरवीन किया है, आपके ख़्याल में एक तो वहाँ पर फ़ौज की पोजीशन क्या थी? यकीनन उस कॉन्टेक्स्ट को भी मैं चाहूँगी आप वजाहत करें कि कितनी पावरफुल थी। आया हुकूमत के आगे सेकंड चॉइस थी, या फिर हुकूमत से सुपरसीड करती थी फैसलों में? कितनी इंटरफेरेंस थी उनकी सियासत में? दूसरा ये कि जो इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर रही है फ़ौज, आपके ख़्याल में बज़ाहिर क्या इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है वो मुल्क, या आपको लगता है कि ये भी एक तरीके से धोखा देने की कोशिश है और उसको एक मार्शल लॉ के या एक दूसरी किस्म की गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करने के बाद ऐसी हुकूमत बना दी जाएगी जो बज़ाहिर तो सियासी लोगों की होगी लेकिन पीछे बैक एंड से फ़ौज ही चला रही होगी? देखिए, बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो 50 साल जब से आज़ादी हासिल की है उस वक्त से कई जो है फौजी हुकूमतें रही हैं, और आप देखें यके बाद दिगरे वहाँ मिलिट्री कू भी हुए हैं, और लंबे अरसे के लिए भी हुकूमतें रही थी, और आखिरी जो है एक हद तक जो मदाखलत हुई थी उनको 2007 में हुई थी, जो एक बांग्लादेश मॉडल बनाया था उन्होंने, और उसके बाद जो इलेक्शन हुए। लेकिन अभी जो फ़ौज का किरदार था, दो चीज़ थी। फ़ौज का एक लिहाज से सियासी किरदार तो रहा है, लेकिन इस वक्त पिछले 12 साल से अगर हम देखें तो फ़ौज की उस लिहाज से कोई मदाखलत नहीं नज़र आती थी हमें वहाँ पे। और एक हद तक ये भी कहा जा रहा था कि जो है अवामी लीग की जो हसीना वाजिद की हुकूमत थी, फ़ौज की एक हद तक बैक उसको रही थी, और इसी वजह से जो है इतने दिन तक बरकरार रही थी। लेकिन मसला ये आता है कि जब आप पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाए तो फिर वही आर्मी जो है इंटरवीन करती है। लेकिन देखिए, आर्मी के पास अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है, मार्शल लॉ नहीं लगा सकते ये, उसकी और भी वजूहत हैं। इसलिए कि पहले कहा जाता था कि अगर कई दफ़ा ऐसे हालात पैदा हुए थे जिसमें फ़ौज इंटरवीन कर सकती थी पहले जिस हालत में करती थी, लेकिन एक वजह और थी जिसकी वजह से फ़ौज ने डायरेक्ट मुदाखलत नहीं की थी, और अभी भी जो है मेरे ख्याल इंटरिम हुकूमत ही या कोई बैकग्राउंड में रहेगी, डायरेक्ट इक़्तिदार नहीं लेगी। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि बांग्लादेश जो है उन चंद ममालिक, सबसे बड़ा मुल्क बल्कि कहा जा सके नंबर 2 या नंबर 3 होगा, जो कि यूनाइटेड नेशन की जो पीस फोर्स होती है
उसमें बांग्लादेश के आर्मी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और वो एक लिहाज से एक बड़े लुक्रेटिव चीज़ है उन सबके लिए जो जाते हैं, सर्व करते हैं। और एक खतरा हमेशा से उनके सर पे मंडराता था आर्मी के लिए कि अगर फर्ज कीजिए कोई मिलिट्री मुदाखलत होती है या मार्शल लॉ लगाते हैं, तो वो जो है फिर जो बांग्लादेश की कंट्रीब्यूशन होती है पीस फोर्स में, वो शायद ख़त्म हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा हथियार था। और अब मसला देखने का है ये कि मुझे नहीं लगता है कि अभी भी कोई डायरेक्ट आप जो है वो मिलिट्री की हुकूमत आने जा रही है। मेरा ख्याल नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा एक अवेकनिंग मौजूद है। जी। तो जो लोग इस वक्त बाहर निकले थे इतनी बड़ी तादाद में, और 300 लोग जो है पूरे अरसे में हलाक हुए थे, और जो एक फिजा बन के आई है, वहाँ पे शायद मुमकिन नहीं होगा कि मिलिट्री ग्रुप बने। मुझे लगता है कि इंटरिम गवर्नमेंट शायद कोई लंबे अरसे के लिए हो, उसकी यकीनी तौर पे मिलिट्री की बैकिंग हासिल होगी, लेकिन अल्टीमेटली शायद इनको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब सर, आपके कीमती वक्त के लिए। ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन बांग्लादेश के मॉडल को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो माशी सूरत हाल है, जो माशी रिफॉर्म्स हैं, उसमें वो कहीं बेहतर हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं। और एक मखसूस फ़ैसले के ऊपर जिस तरह आवाम ने रिएक्ट किया, उसके बाद लगता यह है कि हुकूमत को भी अब सोचना पड़ेगा, जो अगर इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, कि आया उसको कितना आज़ादाना और मुनसिफाना फ़ैसले करने होंगे। दूसरा, जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है, तो वो इदारे भी ये चाहेंगे कि यकीनन जो आवाम की राय है वो आवाम की सूरत में और वोट की सूरत में हो, या फिर सियासी हुकूमत की सूरत में हो, वो यकीनन उनके हाथ में रहनी चाहिए। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।